हमारे साथ है नागौर की पूर्व सांसद बाबा की पोती। नागौर में एक पहचान मैम, इससे बड़ी पहचान कभी नागौर की राजनीति की नहीं रही। अब आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुकी हैं। पहले तो ये शुरुआती 10 दिन आपका एक्सपीरियंस, और क्योंकि कल आपने प्रधानमंत्री के साथ एक तरीके से मंच भी शेयर किया है, वहाँ आप मिली हैं, क्या अंतर नज़र आ रहा है पहले में और आज में? देखिए, बीजेपी का जो सिस्टम है वो मुझे लगता है ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि क्या चीज़ है जो पॉलिटिकली बेनिफिट कर सकती है पार्टी को, और उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है, वो है उनके संगठन के अंदर कि अगर नीचे कार्डर अगर स्ट्रांग होता है तो कैसे पार्टी मजबूत हो सकती है। वो एक प्राइमरी डिफरेंस है जो मुझे कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिला है। एक मैडम, कांग्रेस से भी मिक्स रिएक्शन आए। इधर हरीश चौधरी कहते हैं कि देखना चाहिए क्या कारण हुआ, क्यों एक इतना बड़ा पिलर हमारा जाता है। दिव्या मदेरणा भी कुछ ऐसा ही बोल रही हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं ज्योति मिर्धा तो 3.5 साल से कहीं दिखती नहीं थी कहाँ वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा ही कहाँ दिख रही थी वो। उनसे एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा कि पिछले 3.5 साल के अंदर जो नागौर में काम हो रहे थे, वो अगर सरकार कांग्रेस की है तो वो किसके कहने से वो काम हो रहे थे? स्पेशली नागौर खींवसर का जो बेल्ट है उसके अंदर वो किस नेता की बात सुन रहे थे? क्योंकि जो लोग वहाँ से इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, उन लोगों की तो अनदेखी हो रही थी, उनके काम तो हो नहीं रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने क्षेत्र में जा करके अपने ही राज के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के काम ना करवा सकें, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है किसी भी पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी आदमी काम कर रहा होता है या पॉलिटिशियन जो होता है। तो उनकी एक ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो उनके मन में है ही कि भाई काम तो हम जो थे वो दूसरी पार्टियों के करवा रहे थे, आरएलपी को हम सींचने में लगे हुए थे। तो अब काउंटर कैसे देंगे? काउंटर ऐसे ही देंगे कि वो तो एक्टिव नहीं थी, वो तो आती नहीं थी, वो तो करती नहीं थी। जबकि आप देखेंगे कि हरीश चौधरी जी ने खुद ने बयान दिया है कि जब बाई इलेक्शन हुआ था खींवसर का, वो प्रभारी थे हमारे, और वो पूरा इलेक्शन की जो जिम्मेदारी थी वो मैंने ओट रखी थी, और हरिंदर मिर्जा जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था वो मेरे पास में था उस टाइम पर। ईमानदारी से काम करा और उसका शायद खामियाजा और भुगतना पड़ा कि भाई जितना ईमानदारी से काम करोगे पार्टी के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी जो है पोजीशन वीक हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो दुख क्या इस बात का है कि आप लोगों को पूछा नहीं गया नागौर में, और आपके होते हुए हनुमान बेनीवाल को आगे कर दिया गया है? और जाहिर सी बात है, ये ओपन सीक्रेट है नागौर के अंदर, सबको पता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो आरएलपी के काम करवा रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ करके। तो ये कोई छुपी छानी सी बात नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, और नागौर का बच्चा बच्चा आपको इस बारे में बता सकता है। जब से उन्होंने बीजेपी के साथ में फॉर्मली अपना गठबंधन तोड़ा था अनाउंस करके, उसके पीछे भी जो कारण थे वो कारण वो नहीं थे जो वो बताना चाहते थे। वो कारण ये थे कि वो उनको जिस तरीके की उनकी जो अपन कहेंगे कि जैसी उनकी जो क्लाइंटेल है, उस क्लाइंटेल के लिए उनको राज्य सरकार के अंदर मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पहला मौका देखते के साथ ही राजस्थान सरकार के अंदर मतलब अपने पैर जमाने की कोशिश करी, और जब सचिन पायलट जी के टाइम पे जब सरकार अस्थिर हो गई, तो उन्होंने एक मौका ढूंढ करके और अपना सपोर्ट जो है वो गहलोत सरकार को एक्सटेंड कर दिया। और वो दिन है कि जिस दिन से इन्होंने अपना काम चलाना शुरू किया था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की और हनुमान बेनीवाल जी की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, और इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं कहती, दिव्या मदेरणा जी बोल चुके हैं, सचिन पायलट बोल चुके हैं, हरीश चौधरी तो खुद बोल चुके हैं कि एक प्रायोजित पार्टी है जो आरएलपी है, वो कांग्रेस की प्रायोजित पार्टी है, गहलोत सरकार की आयोजित प्रायोजित पार्टी है। अब ज्योति मिर्धा का स्टैंड क्या रहेगा? अकेले हनुमान बेनीवाल आपका टारगेट है या बीजेपी का जिता कर लेके जाना? क्योंकि पहला आपका टारगेट क्या हनुमान बेनीवाल का जो जो उन्होंने एक ऑरा बनाया है, उस ऑरा को समाप्त करना है? क्योंकि मिर्धा परिवार का भी एक ऑरा हुआ करता था जिसे तोड़ा गया, जो हनुमान बेनीवाल अक्सर कहते हैं कि उस ऑरा को मैंने ख़त्म कर दिया है। वो ऐसा बोलते हैं, पर आप देखेंगे कि जो परिस्थितियां ग्राउंड पर हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। रही बात हनुमान जी की, तो कोई मतलब कोई राजनीति के अंदर कोई ये गोल रख के नहीं चल सकता कि मैं हनुमान जी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे हूँ या वहाँ पे हूँ। वो एक लिमिटेड सा गोल उनका हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक नेशन बिल्डिंग के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है अब। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो पार्टी है जो मतलब चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, उसके अंदर मतलब जो एक पैर जमा चुकी है, लोगों के मन में समा चुकी है। तो अगर मैं इस पार्टी में हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह मैं पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम कर सकूँ, जो हमारा जो किसान वर्ग है या महिलाएं हैं या युवा हैं, उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, हमारा मेन काम क्या है पब्लिक लाइफ के अंदर कि पब्लिक की सेवा कर सकूँ। डॉक्टर ज्योति मिर्धा हमेशा सांसद का चुनाव लड़ना प्रेफर करती है। आप पहले
बेस्ट सांसद भी रहे, उस समय खूब सवाल पूछे आपने। अब क्या विधानसभा की लड़ाई में भी उतर सकते हैं आप, उसके लिए भी तैयार हैं? मैं जहाँ पार्टी मुझे कहेगी, जहाँ पार्टी को लगता है कि मेरा सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारे जो जिसको कहना चाहिए कि भाई चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, इनकी बात रखने का जहाँ भी मौका मिलेगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, पार्टी जहाँ कहेगी ज्योति मिर्धा तैयार रहेगी। खींवसर के लिए भी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। या खींवसर ही के लिए तैयार हैं आप? खिवसर के लिए ज़्यादा तैयार है। अच्छा मैडम, आपकी पुरानी पार्टी की बात करें, वहाँ जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस इस अप्रोच में है, इस स्थिति में है कि वो सरकार रिपीट कर सके? क्या पायलट गहलोत का आपस में जो जिस तरीके की दिक्कतें थी, क्या वो ख़त्म हो गई या दिखावा है खाली? नहीं, ये दिखावा तो करना पड़ेगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाते कम से कम दिखाना पड़ेगा कि हम एक ही मंच पे हैं, कि जो अंदर खाने जो चीज़ें चल रही हैं वो पब्लिकली आप लोगों को भी पता है। और इनके खुद के जो सर्वेज आप लोगों के सामने आ रहे हैं, वो 60-70 सीटों के ऊपर कांग्रेस को रोक रहे हैं। और आज तो शायद मुख्यमंत्री जी ने कोई एक बयान ही दे दिया कि मोदी जी ये गारंटी दे के जब मेरी सरकार जाएगी तो वो आगे वाली जो योजनाएं हैं उनको वो कंटिन्यू में रखेंगे। तो एक तरीके से हार तो कंसीड ही कर दी है शायद। कहा जा रहा है कई और नेता भी हैं जो आपके संपर्क में हैं, जो इधर संपर्क करना चाह रहे हैं। देखिए, पुरानी पार्टी या संपर्क में तो लोग रहेंगे जो हमारे साथ में मतलब पॉलिटिकली भी एसोसिएटेड थे, वैसे भी जानकारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद में कांग्रेस से एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी की और मूव करेगा। और मतलब कई लोग हैं जो अच्छे प्रतिष्ठा वाले पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जो लोग बीजेपी में ज्वाइनिंग करेंगे। मिर्जा परिवार के भी कई लोग उधर छूट गए हैं मैडम। वो फैसला उनका है। मेरा जो फैसला था मैंने लिया। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि कौन से मृदा किधर रहेंगे और कौन से मृदा कहाँ रहेंगे। क्या सरकार जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप 10 दिन 20 दिन पहले जो दावे सुन रही थी सरकार रिपीट होगी, क्या कोई दावे में किसी में दम दिख रहा है आपको? नहीं, दो तो उदाहरण मेरे सामने ही है। आज सीएम साहब ने जो अपने कमेंट करा है इस चीज़ के, तो वो अपने आप में डाउट बताता है कि भाई सरकार रिपीट नहीं हो रही। राहुल जी ने जो एक कमेंट किया था कि यहाँ हमारी सरकार आ रही है, यहाँ आ रही है, और राजस्थान में भी हम क्लोज हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार तो रिपीट नहीं हो रही है। तो जो दावे थे वो तो खोखले ही थे। और आने वाले समय में अभी आप देखेंगे, जब मोदी जी की अभी जब सभा हुई थी तो उसमें लोग पंडाल छोड़ करके बाहर टोल तक नहीं मारे थे। तो उसके बाद में भी माहौल मेरा ख्याल और बहुत बदलेगा और बीजेपी अच्छा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम, ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको पार्टी शिफ्ट करनी पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार से आपके भी संपर्क बहुत अच्छे बताए जाते हैं, चाहे स्टेट में जो भी रिलेशनशिप हो, लेकिन सेंटर में आपकी रिलेशनशिप अच्छी। क्या आपको रोकने की कोशिश नहीं की गई, आपसे बात नहीं की गई, एक सीनियर लीडरशिप को ऐसे जाने दिया गया राहुल गांधी और गांधी परिवार की ओर से आपको कोई? देखिए, इसमें जो डे टू डे वर्किंग होती है उसके लिए फर्स्ट फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती उन चीज़ों में। और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की छोटी बड़ी समस्याएं लेकर के रोज़ उनके सामने जाएं शिकायती बच्चे टाइप, तो वो भी एक चीज़ शोभा नहीं देती है। मीनवाइल बीजेपी की तरफ से उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई हम चाहते हैं कि आप आकर के हमारी पार्टी को ज्वाइन करो। टॉप लीडरशिप ने खुद ने आइडेंटिफाई करके अगर बुलाया है, तो मुझे लगा कि एक मौका है इस तरीके का। और मुझे लगता है कि ये फ़ैसला मैंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है तब से जो हमारे लोगों में, हमारे जो कार्यकर्ताओं में, इवन जब नागौर में भी परिवर्तन यात्रा में मैं गई या भोपालगढ़ गई या जोधपुर गई, तो सभी लोगों में एक बड़ी जोश और बड़ी उमंग है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई लोगों की आम भावना ये थी कि भाई अब आप ठीक पार्टी में आए हो। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ। समीकरण चाहे जैसे भी बने, लेकिन उसका जो अभी तक का रिजल्ट है वो मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अभी हम डीडवाना एमएलए से बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि डीडवाना ही नहीं, वो आसपास का नागौर का जो भी एरिया है, हम लोगों ने सभी ने मना किया था कि उनको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। सभी एमएलए के जो कैंडिडेट थे सभी ने मना किया था। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि डीडवाना वाले जब मेरे लोकसभा चुनाव थे तो मेरी खुली खिलाफत कर रहे थे, और जब उनका विधानसभा चुनाव था तो हनुमान बेनीवाल जी ने उनके सामने कैंडिडेट नहीं दिया था। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो हनुमान बेनीवाल जी के साथ ही ऑपरेट कर रहे थे। जब 2014 में जब चुनाव हुआ था मेरा, उस टाइम पर जब हनुमान बेनीवाल जी निर्दलीय खड़े हुए थे, तो उनके साथ में जो सबसे पहले जाकर के कांग्रेस के बैकग्राउंड से लगे थे वो चेतन डूडी जी के पिताजी थे, जो रूपाराम जी थे। तो वो उनके साथ सबसे पहले लगे थे मेरी खिलाफत करने में। तो मैं बिल्कुल भी अचंभा नहीं होता मुझे सुन करके कि चेतन जी ने जो बयान दिया है उसको सुन करके। और रही बात चेतन जी की, तो ये खुद उन एमएलएज में से हैं जिन्होंने अब लिख करके अपनी कांग्रेस सरकार में दे रखा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में अब गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एमएलएज ने लिख करके दिया है, तो आपको उनसे काउंटर सवाल पूछना चाहिए कि जी पहले आपने इनकी मदद ले ली
और अब आप क्यों मना कर रहे हो कि आपको इसके साथ में गठबंधन नहीं करना चाहिए और लिखित में देना है? ज्योति मिर्धा जी साफ तौर पर कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अब जो इन्होंने डिसीजन लिया है, भले ही कांग्रेस में एक लंबा समय गुजारा, लेकिन अब जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन से ये काफ़ी हद तक खुश हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।